चारों ओर कौवों की कौ कौ की आवाज गूंज रही थी। अचानक कुछ फैटी वांग से टकराया। वह चौंक कर घूम गया। तेज हवा चली, पेड़ों की पत्तियां सरसराईं और जमीन पर परछाइयां नाचने लगीं। फैटी वांग ने कदम रोक लिए। उसे कुछ सुनाई दिया था। एक दूर शाख पर कोई पक्षी लगातार लकड़ी पर चोंच मार रहा था। टप टप टप। वो पक्षी काले रंग का था, जैसे अंधकार से निकला हो। फैटी वांग ने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। बस एक वुडपेकर निकला। आगे बढ़ चुके गु चिंगफुंग ने पीछे मुड़कर कहा, जल्दी चलो, रात होने से पहले हमें ब्लैक वाटर विलेज पहुंचना होगा, वरना किसी डीमन से टकरा सकते हैं। फैटी वांग ने घोड़ा तेज किया और जल्द ही साथ आ गया। उसने घोड़ा रोककर बोला, मास्टर गु, क्यों रुक गए आप? ये जंगल खतरनाक है। हम ब्लैक वाटर विलेज पहुंच गए हैं। गु चिंगफुंग बोला, इतनी जल्दी? वह आगे देखता रहा। गांव की रोशनियां शाम की धुंधलके में झिलमिला रही थीं। यह तो किसी डीमन से भरा गांव नहीं लगता, गु चिंगफुंग ने सोचा। फैटी वांग ने कहा, शायद वह एग्जॉर्सिस्ट सही था। हो सकता है वो बुरे डीमन सब यहां से जा चुके हों। गांव की शांत फिजा में कदम रखते हुए तीनों ने कुछ राहत महसूस की। कम से कम फिलहाल सब ठीक लग रहा था। गु चिंगफुंग ने तलवार की मूठ पर हाथ रखा। चलो देखते हैं। तीनों साथ साथ गांव में दाखिल हुए। गु चिंगफुंग एक बूढ़े आदमी के पास रुका। स्वागत है आदरणीय अतिथियों, बूढ़ा बोला। मेरा नाम हु लियांग है, मैं ब्लैक वाटर विलेज का मुखिया हूं। गु चिंगफुंग घोड़े से उतरा। विलेज हेड हु, औपचारिकताओं की जरूरत नहीं। मैं गु चिंगफुंग हूं, डीमन सबड्यूइंग टेरेस से नियुक्त डीमन सबड्यूइंग एनवॉय। अब से यहां की हर डिमोनिक गड़बड़ी की जिम्मेदारी मेरी है, हु लियांग ने प्रभावित होकर कहा। मास्टर गु, इतनी कम उम्र में आप डीमन सबड्यूइंग एनवॉय बन गए, अद्भुत है। हम सब आपके संरक्षण के लिए आभारी हैं। गु चिंगफुंग ने कहा, अगर कोई परेशानी है तो बेझिझक बताइए। हु लियांग ने कहानी शुरू की। ये सब पिछले महीने शुरू हुआ। हमारा गांव बहुत शांत था, लेकिन पिछले महीने एक काली हवा चलने लगी जो बच्चों को उठा ले जाती थी। शुरुआत में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सोचा कोई जंगली जानवर होगा। हम पहाड़ों में रहते हैं, ऐसे जानवर आम हैं। पर कुछ ही दिनों में और बच्चे गायब होने लगे। कुछ तो अपने घरों से ही गायब हो गए। कई गांव वालों ने देखा, एक काला तूफान आया, इतना तेज कि कोई आंखें तक नहीं खोल पाया। जब देखा बच्चे गायब थे। वह रुका, फिर बोला, मैंने अपनी जवानी में कई डीमंस और आत्माएं देखी हैं। मुझे यकीन है ये किसी डीमन का काम है, इसलिए मैंने डीमन सबड्यूइंग टेरेस को सूचना दी। आप सब जानते हैं मास्टर यांग के साथ क्या हुआ। उनके जाने के बाद ये घटनाएं बंद हो गईं। गु चिंगफुंग ने सुना और बोला, विलेज हेड हु, आप अब लौट जाइए, अभी दिन बाकी है। मैं स्कल फॉरेस्ट जाकर जांच करूंगा। यह सुनकर हु लियांग डर गया। मास्टर का वहां तो। लेकिन गु चिंगफुंग ने बीच में कहा, चिंता मत करो, तुमने ही तो कहा था कि डीमन सब चले गए हैं। इतना कहकर वह शूफान और फैटी वांग के साथ चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर फैटी वांग ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मास्टर गो, अब कई दिन से कोई डिमोनिक एक्टिविटी नहीं हुई है। शायद सच में डीमंस जा चुके हैं। क्यों ना हम वापस जाकर रिपोर्ट कर दें। गु चिंगफुंग की आवाज ठंडी हो गई। चुप रहो, अगर जाना है तो अकेले जाओ, मैं यहीं रुकूंगा। अगर तुम भागे तो सबको बता दूंगा कि तुम लड़ाई से पहले भाग गए थे। वह मन ही मन सोच रहा था, काश कोई डीमन मिल जाए तो मेरा रैंक बढ़ जाएगा। यह सुनकर फैटी वांग घबरा गया। नहीं मास्टर गु, हम साथ हैं। शूफान और मैं आपकी रक्षा करेंगे। गु चिंगफुंग मुस्कुराया। बस यही ठीक है। उसने तलवार की म्यान फैटी वांग की तरफ उछाल दी। तभी एक मिठाई बेचने वाला वहां आया। टंगुलू ताजा और सस्ते, मीठे सुगंध की लहर हवा में फैली। गु चिंगफुंग और शूफान दोनों का ध्यान उधर चला गया। अचानक गटक की आवाज आई। दोनों ने देखा, फैटी वांग के मुंह में पानी आ गया था। वह बोला, मास्टर आप खाना चाहेंगे? शूफान, तुम बोलो ना। शूफान ने चश्मा ठीक करते हुए दार्शनिक अंदाज में कहा, किताबों में लिखा है कि मिठास। गु चिंगफुंग ने बीच में टोका, एक दो दे दो। शूफान ने हामी भरी। फैटी वांग तुरंत दौड़ पड़ा। अरे एक बचा देना स्कॉलर के लिए भी, वो टंगुलू वाले। शूफान ने गु चिंगफुंग की ओर देखा। गु चिंगफुंग हंस पड़ा। क्या देख रहा है? ये फैटी खाना देखकर पागल हो जाता है। हा हा हा। फैटी वांग दीवारें फांदता, गली गली भागता उस मिठाई वाले के पीछे भागा। आंखों में बस मिठाई की चमक थी। गु चिंगफुंग ने कहा, चलो उसे छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। 2 कदम ही चले थे कि अचानक एक चीख गूंजी। आ! गु चिंगफुंग चौंक गया। डीमंस! वह आवाज की दिशा में दौड़ा। फैटी वांग! वहां पहुंचकर उसने देखा, फैटी वांग जमीन पर बैठा हक्का बक्का था। गु चिंगफुंग ने पूछा, क्या हुआ? फैटी वांग कांपते हुए बोला, वो टंगहुलू वाला गायब हो गया। यह गली तो बंद है। गु चिंगफुंग ने दीवार को गौर से देखा। कोई गुप्त दरवाजा या यंत्र नहीं था।
थोड़ी देर पहले तक वहीं वो मिठाई वाला था और फैटी वांग तो 8वें स्तर का क्यूआई कंडेंसेशन कल्टीवेटर था। उसकी आंखों के सामने कोई ऐसे कैसे गायब हो सकता है? गो छिंगफंग ने सोचा, अगर वो इंसान नहीं तो जरूर डीमन होगा, पर कोई ठोस सबूत नहीं था। तभी पास ही कुछ बच्चे खेल रहे थे। गो छिंगफंग के दिमाग में एक विचार आया, ये बच्चे तो दिन भर बाहर खेलते हैं, जरूर कुछ देखा होगा। वह गया, एक बच्चे के बाल पकड़कर बोला, अरे छोटे दोस्त, कितनी प्यारी छोटी है तुम्हारी। फिर झुककर पूछा, बताओ अभी किसी अजीब आदमी को देखा क्या? बच्चा हाथ बांधकर बोला, अजीब तो आप लोग लग रहे हो, इतने सवाल पूछ रहे हो, बस पैसों के लिए घूमते हो? यह सुनकर फैटी वांग गुस्से से लाल हो गया, पट्टा खोलने लगा। इस नालायक को सबक सिखाऊं अभी। शूफन ने उसे खींचा, पर फैटी वांग गरज उठा, जोर से खींचते क्यों नहीं हो? गो छिंगफंग ने बच्चे को कुछ सिक्के दिए और पूछा, अब बताओ तंगुलू वाला कहाँ गया? यह लड़का सिर खुजाते हुए मुस्कुराया और बोला, मुझे तो कोई कैंडी बेचने वाला दिखा ही नहीं। यह सुनकर छिंगफंग ने सिर पकड़ लिया और रोते हुए बोला, तुम्हें वो दिखा नहीं और फिर भी पैसे ले लिए? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे पास ही एक आदमी कैंडी बेच रहा था। फैटी वांग डर के मारे चिल्ला उठा, डेमन! ये जरूर कोई डेमन है मास्टर, हमें तुरंत निकलना होगा अंधेरा होने से पहले। लेकिन बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आसमान अचानक गहराते अंधेरे में बदल गया। तीनों ने चौंक कर ऊपर देखा, यहां तक कि छिंगफंग भी इस अचानक बदलाव से दंग रह गया। फैटी वांग घबराए स्वर में बोला, अचानक इतना अंधेरा कैसे हो गया? वह डरते हुए छिंगफंग का हाथ पकड़कर सिसकने लगा, हम गए मास्टर छिंगफंग, जल्दी चलिए जब तक मौका है। छिंगफंग ने झटके से उसका हाथ छुड़ाया, घबराओ मत, मैं यहां हूं, कुछ नहीं होगा। उसने मन ही मन सोचा, जब तक मैं इन्हें शांत नहीं करता तब तक मैं न कहीं जा सकता हूं, न ही उस कैंडी बेचने वाले की सच्चाई पता कर सकता हूं। उधर चूफान चारों ओर नजर घुमाकर हालात का जायजा ले रहा था। थक चुके छिंगफंग ने अपने हाथ की ओर देखा जो फैटी वांग की पकड़ से नीला पड़ चुका था। क्या ये दोनों मुझे ही मार डालना चाहते हैं? उसने सोचा। अचानक फैटी वांग बोला, मास्टर छिंगफंग, आप हमें छोड़ तो नहीं देंगे ना? उसी वक्त एक हाथ अचानक उसके कंधे पर पड़ा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक भारी आवाज आई, मास्टर छिंगफंग। डर के मारे फैटी वांग ने चीख मारी और छिंगफंग के पीछे छिप गया। सामने था गांव का मुखिया हुलियांग। वह बोला, मैंने अपने घर पर खाना तैयार किया है, कृपया इनकार मत कीजिए, मेरे साथ चलिए। मुखिया की दावत सुनकर छिंगफंग बोला, अरे बहुत बढ़िया, आपका शुक्रिया। मुखिया लालटेन लेकर आगे आगे चल पड़ा। पीछे फैटी वांग ने उसकी बांह पकड़ ली और धीरे से कहा, मास्टर मत जाइए, कुछ गड़बड़ है, ये गांव बहुत डरावना है, चलिए यहां से। छिंगफंग का चेहरा सख्त हो गया। चुप रहो, उसने फुसफुसाया। चलते चलते उसने देखा कि कुछ देर पहले जो बच्चे खेल रहे थे अब गायब थे। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक एक चीख गूंजी, बच्चे बच्चे गायब हो गए। फैटी वांग डर के मारे फिर से कांपने लगा। छिंगफंग ने सख्ती से कहा, चुप रहो। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान झलकी। अब तो मजा आने लगा। ये गांव वाकई दिलचस्प है। पहले कैंडी बेचने वाला गायब, अब बच्चे, दो गायबियां। ये सब यूं ही नहीं हो सकता, कोई डेमन हमसे खेल रहा है। मुखिया हुलियांग ने भोलेपन से कहा, कौन से बच्चे? इतनी रात को कौन अपने बच्चों को बाहर भेजेगा? हाल ही में जो डेमन हमला हुआ था उसके बाद तो कोई भी नहीं निकलता। तीनों ने एक दूसरे को देखा। छिंगफंग ने सोचा, अगर मुखिया झूठ नहीं बोल रहा तो फिर वो कैंडी बेचने वाला और बच्चे दोनों ही डेमन थे। उसने मुखिया को घूरते हुए कहा, मुझे झूठ पसंद नहीं। मुखिया मुस्कुराया, मास्टर छिंगफंग, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? 100 जान भी मिल जाए तो भी हिम्मत नहीं। छिंगफंग ने सोचा, अब तो साफ है मुखिया और ये पूरा गांव ही संदिग्ध है। वह चूफान और फैटी वांग को किनारे ले गया। एक काम करते हैं, हम 3 तक गिनते हैं, फिर मुड़कर देखते हैं कि मुखिया गायब होता है या नहीं। दोनों ने सिर हिलाया। 1 2 3। तीनों ने साथ में मुड़कर देखा। मुखिया गायब था। सिर्फ एक काला कौआ कुएं के किनारे बैठा था। कुछ बार कांव कांव की ओर उड़ गया। चारों ओर फिर वही सन्नाटा छा गया। फैटी वांग घबराकर शूफान पर चढ़ गया। मुखिया गायब हो गया। छिंगफंग का चेहरा भावहीन था। दोनों कांपते हुए बोले, मास्टर छिंगफंग, आप ठीक हैं? छिंगफंग बड़बड़ाया, कमबख्त बूढ़ा,
मुझसे मजाक किया, मेरी कैंडी भी नहीं मिली और उस धोखेबाज ने मुझे बेवकूफ बना दिया। उन बच्चों ने तो ऊपर से मेरे 2 सिक्के भी लुटवा दिए। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, वो गांव का मुखिया अगर किसी अवार्ड के काबिल है तो वो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। फिर चिल्लाया, फैटी वांग, शूफान, मेरे साथ चलो, इस गांव को उलट पुलट दो। उस बूढ़े को, उन बच्चों को और उस कैंडी बेचने वाले को ढूंढो। अगर हाथ लग गए तो छोड़ूंगा नहीं। तीनों अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। ब्लैक वाटर विलेज एकदम सूना था। चारों ओर बस गहरा अंधेरा और डरावनी खामोशी। कुछ देर बाद तीनों वापस मिले। चिंगफंग बोला, पूरब की सारी झोपड़ियां खाली हैं। फैटी वांग, तुम्हारी तरफ? मेरी तरफ भी कोई नहीं है मास्टर, उसने जवाब दिया। शूफान बोला, मास्टर चिंगफंग, ये गांव कुछ ज्यादा ही अजीब है। हमें लौट जाना चाहिए और मदद बुलानी चाहिए। चिंगफंग ने पीछे मुड़ते हुए धीरे से कहा, यह मामला वाकई परेशानी भरा लग रहा है। चिंगफंग रुका, गहरी सोच में डूबा हुआ। उसने चारों तरफ नजर डाली। पूरा गांव सुनसान था। वह बड़बड़ाया, लगता है जब से हम यहां आए हैं किसी इल्यूजन, मायाजाल में फंसे हुए हैं। मन ही मन सिस्टम से पूछा, जब मैं इस इल्यूजन में फंसा तब मुझे पावर बूस्ट नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिला? सिस्टम ने जवाब दिया, मैं सिर्फ एक सिस्टम हूं। मैं तभी पावर बूस्ट देता हूं जब होस्ट पर किसी डेमन का हमला हो। यह बात आप खुद समझिए मास्टर। फिर जैसे उसे कुछ अपराध बोध हुआ, उसने जोड़ा, ठीक है, एक हिंट दे देता हूं। 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, ये इल्यूजन किसी इंसान ने बनाई है, डेमन ने नहीं। दूसरी, ये डेमन की इल्यूजन है लेकिन बाकी से अलग है। क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, इसलिए सिस्टम ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सिस्टम की बात सुनकर चिंगफंग की आंखें चमक उठीं। अब समझा, जब सोल हॉल में मैं आई डीमन की इल्यूजन में फंसा था तब उसने मेरे दिमाग पर काबू पाने की कोशिश की थी, यानी वो हमला था, इसलिए सिस्टम ने एक्टिवेट किया था। लेकिन जब मैंने आई डीमन को हरा दिया तब मैं उसकी इल्यूजन मैजिक खुद पर डाल सकता था, क्योंकि वो नुकसानदेह नहीं थी। इस बार भी कुछ वैसा ही है, इसलिए सिस्टम ने कोई अलर्ट नहीं दिया। ये सोचते ही चिंगफंग ने तेजी से अपनी तलवार निकाली और मुड़कर कहा, देखते हैं ये कैसी ताकत है जो इल्यूजन बना रही है। उसकी दहाड़ सुनकर शूफान और फैटी वांग चौंक उठे। चिंगफंग गरजा, चलो मेरे साथ, हम जा रहे हैं विदर्ड बोन फॉरेस्ट की तरफ। वो जंगल भयानक था। पेड़ सूखे और मुड़े तुड़े, हवा भारी और सन्नाटे से भरी। ऊपर काले पक्षी गोल गोल चक्कर काट रहे थे।